भारत में ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। फिलहाल भारत में दिल्ली से आगरा के बीच चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस योजना में लगने वाले 1.08 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान 0.1% ब्याज पर देगा। भारत को अगले 50 वर्षों में ये राशि जापान को लौटानी है, जिसका भुगतान 15 वर्षों बाद शुरू होगा। कर्ज की पहली किश्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाएंगे। अहमदाबाद और मुंबई 534 किलोमीटर के बीच ट्रेन लगभग 12 स्टेशनों पर रुकेगी और अपना सफर 2 घंटे 50 मिनट में पूरा करेगी। जो 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं वे बांद्रा कुर्ला, ठाणे, विरार, भोईसर, वापी, बिलिमोर, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती हैं। फिलहाल अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर पूरा करने में ट्रेन लगभग 8 घंटे का समय लगता है। किराए की तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार अहमदाबाद से मुंबई एक तरफ की दूरी का किराया लगभग 2,800 रुपये होगा। फिलहाल इस रूट पर चलने वाली बाकी एसी ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कोच में अधिकतम किराया 1,895 रुपये तक है और अहमदाबाद से मुंबई जाने वाले नॉन स्टॉप हवाई जहाज का किराया, अगर आप एक दिन पहले टिकट लेते हैं, लगभग 2,300 रुपये से शुरू है। अनुमान के मुताबिक 2022 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इसके बाद लगभग 40,000 लोग इस ट्रेन में रोजाना सफर करेंगे। बुलेट ट्रेन के पूरे ट्रैक का लगभग 96% हिस्सा यानी 468 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। 6% यानी 27 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी और 12 किलोमीटर जमीन पर दौड़ेगी। चीन और जापान के पास जो बुलेट और हाई स्पीड ट्रेनें हैं वे उन्होंने खुद से बनाए हैं, इसीलिए ये ट्रेनें वहां पर समृद्धि लाती है। किसी देश के नागरिक जब बुलेट ट्रेन का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खड़ा करते हैं तो दर्जनों क्षेत्र में तकनीकी विकास होता है, हजारों इंजीनियरों को तकनीकी काम करने का अवसर मिलता है, सैकड़ों छोटी मोटी स्थानीय इकाइयां विकसित होती है और सब तरीके से वाकई विकास होता है। लेकिन जब आप विदेशियों को गारंटीड मार्केट देकर उन्हें अपने देश में ट्रेन चलाने की मोनोपोली देते हो तो आप जहांगीर होते हैं। तब विदेशी कंपनी अपनी तकनीक लाकर यहां असेंबल करती है और भारत के हाथ से यह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। जैसे हमारे हाथ से मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियां खड़ी करने का अवसर निकल गया। क्योंकि बुलेट ट्रेन बनाना सिर्फ ट्रेन बनाना नहीं है, यह पूरे देश को अपने पांव पर खड़ा करने की ताकत प्रदान कर देती है, बशर्ते आप इसे खुद बनाने का प्रयास करो। और इसीलिए भारत में कई लोग बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन और रेलवे को विदेशियों के हाथों में देने का विरोध करते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर का विरोध रस्मी या और भी स्पष्ट शब्दों में कहे तो फर्जी तौर का होता है। मुगल बादशाह जहांगीर भारत का पहला विकास पुरुष था। उसने अंग्रेजों को भारत की अर्थव्यवस्था हवाले करके विकास करना शुरू किया। अंग्रेजों ने तब भारत में सड़कों से लेकर पुल और रेलों से लेकर तार की लाइनें तक डाली थी। जहांगीर के बाद के सभी बादशाहों की सेना भी ब्रिटिश के मुकाबले में कमजोर थी, अतः यदि वे अंग्रेजों को भारत में विकास नहीं करने देते तो उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ता। तब जिन भी राजाओं ने अंग्रेजों के इस विकास का विरोध किया था, उन्हें युद्ध में जाना पड़ा और सभी हारे। 1947 से 1991 तक की अवधि में कुछ व्यवधान आने से हम इस विकास से वंचित हो गए थे। 1991 में हमें मनमोहन सिंह जी के रूप में नए विकास पुरुष मिले और हमने यह विकास फिर से करना शुरू किया। इस समय विदेशियों के इस विकास का स्वर्ण काल चल रहा है। चूंकि जहांगीर को चुनावों में नहीं जाना होता था, इसीलिए उसे पेड मीडिया का इस्तेमाल करके जनता को इस विकास के लिए कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं थी। पेड मीडिया के संपर्क में रहने वाले लोगों को लग सकता है कि अब काफी कुछ बदल गया है और यह भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। लेकिन असल में जिस एकमात्र चीज में बदलाव आने से वास्तव में कुछ बदलता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, इसीलिए धरातल पर कुछ भी नहीं बदला है। और वह चीज है सेना, और भी सीधे शब्दों में हथियार। मुगलों के काल की तरह ही भारत की सेना आज भी कमजोर है और हम 80% हथियार आयात करते हैं। तो व्यवहारिक सच्चाई यही है कि यदि हमने इस विकास से इनकार किया तो हमें युद्ध में जाना पड़ेगा और उन्हीं से युद्ध करना पड़ेगा जिनके हथियारों पर हम अपनी सेना चला रहे हैं।
चीन और रूस की सेना हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने के कारण वे विदेशी विकास का ये हलवा खाने से वंचित बने रहे और उन्हें अपना विकास खुद करना पड़ा। रेल, संचार, रक्षा, खनन और बैंकिंग में एफडीआई भारत के लिए बहुत ही हानिकर है। इतनी हानिकर कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था विदेशियों की पकड़ में चली जाएगी और एकाधिकार बना लेने के बाद वे भारतीयों को पीस कर रख देंगे। पिछले 25 साल से भारत की सभी सरकारों की नीति इस प्रकार रही है। पहले जानबूझकर ऐसे कानून छापो जिससे रेल की दशा बदतर होती जाए, फिर उन सभी कानूनों की अवहेलना करो जिससे रेल की व्यवस्था में सुधार आए। उसके बाद विशेषज्ञों के नाम पर चंगुओं मंगुओं को पेड मीडिया में बिठाकर निजीकरण की पैरवी करने को कहो और इसके बाद मुआवजे के एवज में सरकारी संपत्तियां विदेशियों को बेच दो और फिर ऐसे कानून छापो ताकि विदेशी कंपनी के सामने सरकारी उपक्रम और भी ठप होते चले जाए और इस नीति पर अमल करते हुए वे भारत की राष्ट्रीय संपत्तियां विदेशियों को बेचते जा रहे हैं। तो जब पेड रविश कुमार या पेड रजत शर्मा ट्रेनों की बदहाली पर 40 मिनट का कार्यक्रम करते हैं तो वे दरअसल मुद्दा उठाने के नाम पर लोगों को इसका निजीकरण का समर्थन करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। या जब वे बैंक सीरेज करते हैं और यह बताते हैं कि सरकारी बैंक तेजी से डूब रहे हैं, तो उनका उद्देश्य बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ करने के लिए माहौल बनाना होता है। और इसीलिए कभी कोई पेड मीडिया कर्मी अपने 40 मिनट के कार्यक्रम में 4 मिनट भी इस बात पर खर्च नहीं करता कि भारतीय रेल या भारतीय बैंक की व्यवस्था सुधारने के लिए कौन से कानून गैजेट में छापने हैं। यदि आप पेड मीडिया का पैटर्न नोट करेंगे तो पाएंगे कि वे जब भी वे कोई समस्या उठाएंगे, उसके महीने 2 महीने बाद आप देखेंगे कि सरकार उसका एक बदतर समाधान लेकर आएगी। अभी हाल ही में कोई बैंक डूबा है, अगले साल 2 साल में वे फिर से 1-2 बैंक डुबो देंगे और फिर पेड मीडिया सरकारी बैंकों की समस्या उठाने को लेकर सीरेज लेकर आएगा और फिर समाधान के रूप में आप देखेंगे कि सरकार तेजी से सरकारी बैंक विदेशियों को बेचना शुरू कर देगी। भारतीय रेल भी इसी नीति का शिकार है और इसे बेहद तेजी से बेचा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मैंने एक जवाब में लिखा था कि अगले 5 वर्षों में भारत की 50 से 60% राष्ट्रीय संपत्तियां बेच दी जाएगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पीएम कौन बनेगा। जो भी पीएम बनेगा वह अपने संसाधन विदेशियों के हवाले कर देगा। कांग्रेस, बीजेपी, आपा, तीनों पार्टियों के पास विकास का सिर्फ एक मॉडल है, भारत की अर्थव्यवस्था विदेशियों को बेच दो। बस अब चुनाव मोदी साहेब जीते हैं, अतः इन सभी बिलों पर वे दस्तखत कर रहे हैं। यदि श्री राहुल गांधी या श्री केजरीवाल जीतते तो साइन उन्हें करने पड़ते थे, किंतु मेरे विचार में बुलेट ट्रेन या रेलवे को बेचने का विरोध करने वाले ज्यादातर से भी ज्यादातर लोग बुलेट ट्रेन के छद्म विरोधी है। कैसे? बुलेट ट्रेन या रेलवे का निजीकरण का विरोध करने वालों को मैं छद्म विरोधी इसीलिए मानता हूं क्योंकि वे इस बात का जिक्र कभी भी नहीं करते कि यदि ट्रेनें विदेशियों को नहीं बेचनी है तो भारतीय रेल को सक्षम बनाने के लिए उनके पास क्या उपाय है। ये प्रश्न वे टच ही नहीं करना चाहते। इस तरह ये बुद्धिजीवी और राजनीतिक संगठन जनता को गुमराह करने के लिए रेलवे के निजीकरण का विरोध करते हैं। दरअसल इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार की आलोचना करना होता है, समस्या का समाधान करना नहीं। जहां तक मेरी बात है, मेरा पहला बिंदु यह होता है कि कौन से कानून छापकर हम रेलवे में सुधार ला सकते हैं। निजीकरण का विरोध मैं दूसरे नंबर पर करता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि हमें रेल मंत्री को वोट वापसी पासबुक के अधीन करना चाहिए और रेलवे के स्टाफ को जूरी कोर्ट के दायरे में ले आना चाहिए। इन 2 कानूनों के आने से भारतीय रेल के प्रबंधन में तेजी से सुधार होने लगेगा। लेकिन सिर्फ प्रबंधन करके भारतीय रेल को सुधारा नहीं जा सकता। हमें तकनीक जुटाने की भी जरूरत है ताकि हम बुलेट ट्रेन खुद बना सके।